हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आगे कुछ ही दिनों में आपकी जो नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग है, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो जो एमसीसी कराता है, या फिर अलग अलग स्टेट्स की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन भी एमसीसी की तरफ से आपके पास आएगा कि इस तारीख से, और ये पूरा शेड्यूल आपकी काउंसलिंग का इस साल के लिए रहने वाला है, इस सेशन के लिए रहने वाला है। अब जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, उनकी स्पेलिंग, ये सब तो जनरली सही करवा लेते हैं। ऐसे जो 12th क्लास की मार्कशीट होती है उसको भी सही करवा लेते हैं। वो सभी चीज़ें क्योंकि बोर्ड से या फिर स्कूल से जारी होती हैं तो ये जनरली प्रॉब्लम नहीं जाती। लेकिन बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, जिसके अंदर जो ओबीसी वाला स्टूडेंट है, जिसके पास ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ये जो सारी कैटेगरीज वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। होता यह है कि हम जब अपनी काउंसलिंग करवा लेते हैं और हमको एक कॉलेज भी अलॉट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज अथॉरिटी के पास जाते हैं तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मेट के चक्कर में कि इस प्रॉपर फॉर्मेट में सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत थी, या उस प्रॉपर फॉर्मेट में आपको स्टेट काउंसलिंग के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत थी, वहां पर जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा हूं, आप अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, ये सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार का कि भाई मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अदर देन जनरल कैटेगरी जितने भी आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर में मतलब एरिया में, एससी कैटेगरी के अंदर, रिजर्व कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, या फिर ईएसआईसी में, कहीं पर भी अगर मैं किसी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहा हूं तो फिर मुझे यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो इसके लिए जो फॉर्मेट होता है वो एक तरीके से ऑल इंडिया लेवल वाला फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू एमसीसी, जो मेडिकल काउंसिल कमिटी आपकी किसके लिए करवाती है, 15% जितने भी स्टेट्स हैं उसके अंदर जो कोटा है उसके लिए जो आपकी काउंसलिंग कराती है, एम्स के लिए कराती है, एएफएमसी के लिए कराती है, जिपमर के लिए कराती है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा वो एमसीसी जो आपको सजेस्ट करेगा, उस फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट रेडी करवा के रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो स्टेट काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग, इसमें जो 85% आप सीट्स के लिए फाइट करेंगे, ऑब्वियसली इसके लिए आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो यहां पर आपको लगेगा फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू स्टेट, जो भी आपका वेबसाइट होगा, जो भी आपकी काउंसलिंग स्टेट के अंदर कराता है, अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव स्टेट। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये आपको बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर मैं किसी भी टाइप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है कि मुझे इस और इसके लिए लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट्स के ऊपर जनरली अपडेट्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं वहां से कि किस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, वो कब से वैलिड है, और उसके अंदर किसी और चीज की या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी कारण से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए और कास्ट सर्टिफिकेट के कारण आपका
जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम वैलिड नहीं माना जा रहा, तो आप मान के चलो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फिर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सीट मिल भी गई तो सीट होगा क्या, सीट भी आपके हाथ से चली जाएगी। और अगर अगले राउंड की काउंसलिंग बची हुई है तो फिर आपको एक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट की तरह ट्रीट करके ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहां पर जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट ही आपको माना जाएगा। और उस राउंड की काउंसलिंग में क्या नंबर ऑफ सीट्स अब वेकेंट रह गई? नहीं, अगर रही तो फिर तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी को यह सजेशन है कि जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे पहले इन सभी कैटेगरी के अंदर अगर आप बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं, आप अपना प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो बनवा के रखिए, या आप पुराना जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है उसको पहले जरूर चेक कर लीजिए। आजकल क्या होता है, शॉप्स भी होती हैं जिनके पास पुराना साल का पूरा डेटा होता है कि बच्चों को इसी प्रकार के फॉर्मेट के अंदर अगर सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और अगर वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो दुकानदार होते हैं जो इसी प्रकार का मतलब ऑनलाइन वाला काम करते हैं उनके पास ये फॉर्मेट बच्चों पहले ही होता है। तो इसलिए आप सिंपली उनको जाकर बताएंगे, आपको वो फॉर्मेट दिखाएंगे, आप उसको पूरा ढंग से पढ़ लो और पढ़ने के बाद फिर वो सर्टिफिकेट आप वहां से भी बनवा सकते हैं। तो बच्चों ये आप सभी को जानना जरूरी है कि किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने हाथ से लिखा और किसी अधिकारी से उसको वेरीफाई करा लिया, इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लीजिए जिससे कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी हौच-पौच ना हो पाए। और ये सभी उन बच्चों को जो किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। हम फिर आगे मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।